कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एलबीएस कॉलेज के मीडिया क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रम चाय पर चर्चा में। पहली ऑनलाइन चर्चा हमारी हरदा जिले के कलेक्टर और एसपी साहब से हो रही है। तो कलेक्टर साहब, एसपी साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत चाय पर चर्चा कार्यक्रम में। आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे कॉलेज का एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस पर हम पर्सनालिटीज और सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। इसको यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपलोड करके और उसकी लिंक हम हमारे स्टूडेंट्स को अवेल कराते हैं, जिससे वे हरदा शहर की पर्सनालिटीज और अन्य सक्सेस स्टोरीज से रूबरू होते हैं। सर, आज का जो हमारा विषय है, हरदा आफ्टर कोरोना, हरदा कैसा होगा, इस संबंध में हमारे कई वेबिनार्स, हम लोग करीब 4 वेबिनार्स हम लोग आयोजित कर चुके हैं। एक हमने सबसे पहले आयोजित किया था बिजनेस सेक्टर के लोगों के साथ में, एक हमने आयोजित किया स्टूडेंट्स के साथ में, एक हमारा था टीचर्स के साथ में, और एक हमने जो पिछले संडे जो आयोजित किया था वो था हमारा सब मिले जुले सभी प्रोफेशन के लोग उसमें मौजूद थे। तो इस तरह से 4 हमारे वेबिनार हो गए और इसमें सर कई प्रश्न ऐसे अनुत्तरित रह गए। शायद हम लोगों की अप्रोच वहां तक नहीं थी या शायद हम लोग सोच नहीं पा रहे थे। कुछ एक प्रश्न है सर हमारे हरदा वासियों के, हमारे विद्यार्थियों के, शिक्षा जगत के। तो उन प्रश्नों के जवाब सर आपसे चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो हरदा में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, कितने केसेस यहाँ पर हैं? हम लोगों को मीडिया के माध्यम से तो मिलते रहते हैं सर, एक बार वस्तु स्थिति आपके माध्यम से भी हमको पता लग जाए। वर्तमान में कोरोना के 3 पॉजिटिव केसेस हरदा में है। पहला पॉजिटिव केस 26 तारीख को उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद उसकी फैमिली के 30 लोगों का जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोग थे, उनके सैंपल्स लिए गए थे। उसके अलावा चूंकि वो हॉस्पिटल में एज अ नॉर्मल पेशेंट आया था, डायबिटीज का पेशेंट आया था, हमारा हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ भी इसके कॉन्टैक्ट में आया था। तो 23 लोगों का हमने हॉस्पिटल स्टाफ में से सैंपल लिए थे। टोटल इन 53 सैंपल्स में से 2 केसेस और पॉजिटिव आए थे, तो उसकी वाइफ एंड उसके घर की एक और लेडी थी, इसकी भाभी थी। बाकी सभी लोगों के सैंपल्स नेगेटिव आए थे। अच्छी खबर ये है, इसका एक प्रोटोकॉल है। कोई भी पेशेंट जब पॉजिटिव आता है तो उसका जिस दिन हमने पहला सैंपल लिया होता है जो पॉजिटिव आता है, उसके 14th डे आफ्टर ट्रीटमेंट, उसके 14th डे हम फिर से उसकी रीसैंपलिंग करते हैं, जो कि हमने इसकी रीसैंपलिंग 2 दिन पहले की थी। और कल शाम को हमें फर्स्ट पेशेंट का रिजल्ट मिल गया था जो कि निगेटिव आया है। 24 आवर के अंदर हमें उसकी अगेन रीसैंपलिंग करनी होती है। अगर वो भी निगेटिव आता है तो उस पेशेंट को फिर हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। सेम थिंग विद अदर 2 पेशेंट्स आल्सो, कि उनकी अभी 14 डेज एक दिन के बाद कंप्लीट होगा। उसके बाद उनका सेकंड सैंपल लेंगे, अगर वो निगेटिव आता है नेक्स्ट 24 आवर्स में उनका थर्ड सैंपल लेंगे और वो भी निगेटिव आने का हमारे सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो पाएंगे। सर, बड़ी खुशी की बात है, 2 पे बचे हैं। हम आशा करते हैं कि हम 2 से बहुत जल्दी 0 पे पहुंच के और हमारा जिला ग्रीन जोन में आ जाएगा, ऐसी हम सब कामना करते हैं। जी बिल्कुल। एसपी साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न है। लॉकडाउन हुआ था तो किस तरह से जिले की सीमाओं को सील किया गया था? एक आम जन में एक क्वेश्चन होता है कि किस तरह से हमने हमारी बाउंड्रीज सील की थी। तो इस संबंध में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने की। देखिए, लॉकडाउन में जहाँ तक एमएचए की गाइडलाइन है कि एसेंशियल सर्विसेज में उनकी आवाजाही चलती रहेगी, एसेंशियल सर्विसेज की। उसमें जो है जितने भी ट्रांसपोर्टेशन थे उन वाहनों को ना रोका जाए। हमारा ये था जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चलती रहे, उनके लिए हमने रजिस्टर वहाँ पे हर जगह नाकाबंदी में रजिस्टर तैयार किया था। उसमें कौन लोग हैं ऐसा तो नहीं, उसमें जो एसेंशियल सर्विस जारी है उसमें कोई दूसरे लोग बैठे हैं जो हमारे जो हो सकता है मे भी कि वो कोरोना संक्रमित हो, तो उनको हम बारीकी से चेक करते थे। तो हमारे जितने 7 जगह हैं जो हमने चिन्हित किए थे, एक हमारा करताला की तरफ से जो रोड आता है, एक वो रोड है, एक हमारा पोखरनी की तरफ से आता है रोड वो है,
खिड़किया की तरफ से आता है, एक ऑप्टिमनी में घाटरपुर की तरफ से आता है, एक गंगाल नदी की तरफ से आता है, इंडिया की तरफ से आता है। इस तरह से हमने करीब सातों को, जितने भी हैं हमारे नॉलेज में, उन सातों को हमने ब्लॉक किया और उसी एसेंशियल सर्विस की सप्लाई को हमने आवाजाही करने दी। और दूसरी चीज और भी थी, जो यहाँ से थ्रो जा रहे थे, नहीं हम वो भी देखते थे कि कहीं ऐसा ना हो उसमें हमारा हरदा जिले का है, यदि उसमें हरदा जिले का कोई व्यक्ति था तो हम उसको वहीं उसी सीमा पर उसको क्वारंटाइन कराते थे। कलेक्टर साहब ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, वहां पर जितने स्कूल है, जितने धर्मशाला है, वही बॉर्डर पर है, वहां पर उसको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन उसको कराया जाता था। मतलब मेडिकल स्क्रीनिंग कराते थे। हम उसकी टीम बनी हुई है, हमारी पुलिस की टीम है, हमारी एएनएम है, हमारी मेडिकल है, आशा, सभी लोगों की टीम है, और वो वहां पर जाकर उसको चेक करते थे और वहां उसको क्वारंटाइन कराते थे। जब उसके 14 दिन पूरे हो जाते थे तब हम उसको हरदा के अंदर प्रवेश कराते थे। इस तरह से हमने हरदा वासियों को अभी तक सुरक्षित रखा था। जहां तक इसकी पॉजिटिव आने का बात है, जो कलेक्टर साहब ने बताया है, हमारे भटपुरा गाँव है, उसमें व्यक्ति को जो कोरोना संक्रमित था, जहां तक उसकी बात है, उसमें ये है कि वो व्यक्ति उसी समय आ चुका था जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद ये कई बार ऐसा होता है, इसमें कोरोना में ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते कि उसके अंदर उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें अंदर उसका कहीं रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या किसी प्रकार से उसको खांसी की हो या गला चोक हो रहा हो, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। ये व्यक्ति सिर्फ डायबिटीज का इलाज कराने आया है। तो इस तरह से हमने हरदा को पूरी तरह स्वच्छ रखने का प्रयास किया है, और जहां तक इसकी बात है वो पहले से है। ओके, थैंक यू सर। जानकारी आपने बहुत अच्छे से दी, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी समझ में आया कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो कहा जाता है कि सीमाएं बंद हो जाती हैं, तो ये सीमाएं किस तरीके से आपने बंद की थी, सर वो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में पिक्चर क्लियर हुआ होगा। सर, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि ऐसा कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है कोरोना से लड़ने का। परिस्थितियां जिस तरह से बनती हैं उसी तरह से निर्णय लिए जाते हैं। मेरा कहना है सर कि हम आम जन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्थिति कब तक ऐसी चलेगी। आर्थिक जगत से संबंधित लोग या अपना काम धंधा करने वाले लोग, सबके दिमाग में एक प्रश्न है कि साहब ये स्थिति कब तक रहने वाली है। तो इस संबंध में सर मैं आप दोनों से ही आपका व्यक्तिगत ओपिनियन चाहूंगा कि क्या स्थिति बनने वाली है और ये कब तक चलेगा लॉकडाउन। देखिए, इसका क्लियर कट अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता है, बिकॉज अभी तक कोरोना की कोई भी वैक्सीन वर्ल्ड में डेवलप नहीं हुई है। इस वायरस का जब तक हमें उसका इलाज नहीं पता होगा तब तक हम उसके संक्रमण को हम कम कर सकते हैं। लॉकडाउन के माध्यम से जो इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, बहुत जल्दी उठाया था, जिसके कारण हम उस नंबर में उस तेजी से यहाँ पर पेशेंट्स नहीं बढ़े जितने अदर कंट्रीज में बढ़े। क्योंकि इस वायरस के संक्रमण का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जैसे ही आप क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हो तो वायरस के संक्रमण का खतरा होता है। लॉकडाउन से ये फायदा हुआ कि जो लोग जहां पर थे वो वहीं पर रहे। जैसा कि भी एसपी साहब बता रहे थे कि हमने लॉकडाउन में सारी जिले की सीमाओं को सील किया। पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। इसके अलावा हमने होमगार्ड के माध्यम से, चूंकि अपना जिला नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है, लोग नदियों के माध्यम से भी आने की कोशिश करते हैं, तो होमगार्ड की टीम नदी में लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। फॉरेस्ट से भी हमारा एरिया लगा हुआ है, तो फॉरेस्ट की टीमों ने भी अपने चेक पोस्ट बनाए जो भी इंटरनल रास्ते हैं। पंचायतों ने भी अपने चेक पोस्ट बनाए जो भी इंटरनल रास्ते। कोशिश हमारी ये थी कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है अगर, तो किसी न किसी माध्यम से, अगर वो हरदा का रहने वाला है तो ऑब्वियसली वो यहाँ का नागरिक है, हम उसे लेंगे, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में, प्रॉपर चेकअप के साथ में, जिससे कि वो वायरस का संक्रमण का खतरा न रहे तो हमें पहले से पता चल जाए। एसपी साहब, सीमाओं की क्या स्थिति रहेगी? जैसे यदि कभी कोई बाहर जाना चाहे किसी भी काम से, इंदौर, भोपाल या आसपास खंडवा, तो क्या प्रक्रिया है इसकी? इसकी प्रक्रिया है, गवर्नमेंट ने एक ई पास का सिस्टम बनाया हुआ है। कोई भी पर्सन उस पर अप्लाई कर सकता है। अगर उसका जेन्युइन रीजन है तो हम उसको अलाउ करते हैं। पहले जो भी रेड जोन के जिले थे, जो भी हॉट स्पॉट वाले जिले थे, उनको पास जारी करने की अनुमति नहीं थी। अभी वो भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसे मेडिकल ग्राउंड पे जा सकते हैं, या फिर किसी की फैमिली से कोई वहां पे फंसा हुआ है तो एक बार उसको जाने की अनुमति होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बार बार आता जाता रहे। तो उसके लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो हम उनको अलाउ करते हैं।
ओके। मेरा राजीव जी इसके बारे में थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक हमें अपने लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे हमें ये मालूम है कि जब तक एक वायरस है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे हरदा में है, चाहे हमारे देश के किसी भी कोने में है, तो कहीं भी हम ऐसी स्थिति नहीं होगी जैसा अब हम देख रहे हैं। यानी हर चीज चलेगी, अर्थ जगत है ये, अर्थव्यवस्था है, कहीं उसको प्रभावित ना हो, इसलिए सभी चीज चलती रहेंगी साथ साथ, वो भी रन करेंगी, इंस्टीट्यूशंस भी रन करेंगे, कॉलेज चलेंगी, सबकी लाइफ स्टाइल चलेगी आने वाले, जो आप जैसे आप बता रहे थे कि आप कैसा देखना चाहते हैं, तो वो सब चीज रनिंग होगी, ऐसी स्थिति आएगी, तो हमें अपने प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा। उसमें हमें एक सेफ डिस्टेंस पे मेंटेन करना पड़ेगा और मुंह पे मास्क लगाना पड़ेगा जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आता मार्केट में, क्योंकि पहले वैक्सीन आएगा तो उसको तैयार किया जाएगा, तब तक हमारे देश के अंदर आएगा। किसी भी देश ने अगर इजाद किया है तो हमारे देश में वो एंट्री लेगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा, उसकी भी कल्चर है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक वो चीज नहीं आती तो उसमें हो सकता है 5 महीने लग जाए, 6 महीने, तो एक अपने को सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, हर बार साबुन से हाथ धोना पड़ेगा, मुंह पर मास्क लगाना पड़ेगा, और हर एक ऐसी चीजें शामिल करनी पड़ेगी जो जनता में जागरूकता लाए। हमने अभी एक छोटा सा एक मैसेज देने का प्रयास किया है, मैंने कलेक्टर सामने, उन्होंने भी अपनी टीम को तैयार किया, मैंने भी अपनी टीम को तैयार किया, जहां भी लोगों, क्योंकि हमने पहले कोशिश करी थी कि लोगों को समझाने का एक प्रक्रिया थी, बहुत लंबी तक समझाते भी रहे, स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराया, लेकिन एक छोटी सी प्रक्रिया जो मैं बीच में बताना चाहूंगा कि हमने जहां भी अपने 20-25 लोग खड़े हो जाते हैं, अभी मीडिया ने बहुत अच्छा कवर भी किया है उसमें, जहाँ पे 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब बैंक के सामने है, चाहे किराना के सामने है, जहाँ भी लोग, हमने घंटा घर है, जैसे यहाँ हरदा की बात करें, तो हमने वहां लोगों को इकट्ठा किया, एक डिस्टेंस 2 गज की दूरी मेंटेन की, और वहीं पर लोगों से हाथ खड़ा कराया, और ये शपथ दिलाई कि हम 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो हम ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी, वो उसका पालन करेंगे, मुंह पर मास्क लगाएंगे, और जब तक आवश्यक ना हो उससे बाहर ना निकलेंगे। ये 3 चीज तो हमें आने वाले दिनों में भी हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कैसी भी, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की बात आए, चाहे वो मार्केटिंग की बात आए, चाहे किसी भी जगह की, किसी भी कल्चर में हो, तो ये अपने को डेवलप। जी जी, थैंक यू। बहुत शब्दों में चीजें समझाई हैं कि कहीं ना कहीं हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। शहर में कम से कम मेरे ख्याल से 100 सैलून और 100 ब्यूटी पार्लर्स के, शायद कम ही कह रहा हूँ, और ज्यादा होंगे, 150, 200 सैलून और ब्यूटी पार्लर्स होंगे। तो इनका क्या भविष्य दिखता है? देखिए, वायरस है, कोरोना भी एक वायरस है, और बहुत जल्दी इसका भी वैक्सीन और सोल्यूशन हमारी जो सर्च वाली टीम्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उसको खोज लेंगे। एसपी साहब जो भी कह रहे थे, उनका जो बेसिक पॉइंट था कि कोरोना ऐसा नहीं है कि कभी खत्म नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा जैसे इसका वैक्सीन आता है, बट हमें इसको, हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारा चेंज लेकर के जाएगा ये वायरस। जब ये खत्म भी होगा, हमें नॉर्मल रूटीन में जैसे हम इस वायरस के पहले जीते आए हैं, वैसी लाइफ में आने में हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों के माइंडसेट पे आ चुका है। लोग इस चीज को उनको समझना पड़ेगा। आप जो सैलून की बात कर रहे हो, जो ब्यूटी पार्लर्स की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली लोगों की बेसिक नीड की चीजें हैं, लोग उनका यूज करते हैं, रेगुलर उनकी हैबिट में आ चुका है, तो उसको खत्म नहीं कर सकते। वायरस का इम्पैक्ट जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये चीजें फिर से ओपन होती जाएंगी और लोगों के हिसाब से सॉलिड उनकी मिलती जाएगी, बट वहां पर भी हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे नहीं हो पाएगा जैसा पहले चलता था। वैसे भी राजीव जी, मैं इस बात में ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा इस भौतिकवाद में कई बार लोग है ना, 1000 की लोगों की संख्या में भीड़ आ रही है, शादी ब्याह में आ रहे हैं लोग, बड़े सत्संग कर रहे हैं, तो जहाँ आवश्यक है, अभी ये कोरोना वायरस कुछ ऐसी चीजें सिखाते भी जाएगा हमें अपनी लाइफ में। 50 लोग इकट्ठे हुए, जैसे माननीय मोदी जी ने या हमारे शासन में, भारत शासन की जो गाइडलाइन है, सबने मिलकर तय किया है कि 50 लोग शादी में, अभी जो वर्तमान में दौर चल रहा है, शादी है लेकिन उसमें 50 लोग, 25 लोग साइड से एक तरफ से, 25 लोग दूसरी तरफ से, तो 50 लोगों की शादी हो गई। तो इसमें ये चीज देखने को जरूर मिलेगी, जो चूंकि वो आवश्यक है, शादी लोगों को करनी ही है, और भीड़, मतलब उसमें उस भीड़ को कम करेगी और कोरोना वायरस को संक्रमण होने से हमें बचाएगा। बिल्कुल 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 सर।
आर्थिक पहलू में भी, और ये कहीं ना कहीं एक समाज सुधार की दिशा में भी ये कहते हैं ना कि कभी ना कभी कोई भी चीज आती है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें दे के जाती है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह की कुछ सामाजिक कुप्रथाएं भी हमारी शायद बंद हो सके। सर, ऐसा माना जाता है कि एक गीत है, इस मोड़ से आते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें, कि कहीं ना कहीं ये मोड़ है, ठहराव तो नहीं है, ये मोड़ है, कठिन मोड़ है। पहले हमको कोरोना से लड़ना है, कोरोना से जंग समाप्त होने के बाद एक दूसरी जंग शुरू होगी, वो होगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए ऐसा यानी कौन होगा अगली जंग का नायक, किस तरह का आचरण हम लोगों को, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी बंद पड़े हैं, कोई नहीं पता क्या होने वाला है, बहुत सारे बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं। तो हम लोग किस तरह से अपनी तैयारी करें, किस तरह की सोच रखें, ताकि हम जो अगली जंग शुरू होगी उसको हम अच्छे से हम लोग फाइट कर सकें। मेरा इसमें मत ये है, जहाँ तक पहले टेक्नोलॉजी चली आ रही है लंबे समय से, क्रांति है, रिवोल्यूशन है, इंटरनेट के थ्रू, तो मैं देखता हूँ आजकल क्या है, हर चीज इंटरनेट के थ्रू शुरू हो गई है, ऑनलाइन सर्विसेज चालू हो गई है। तो सब लोग अगर इससे अब जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी, चाहे हम अर्थव्यवस्था के में और छोटी छोटी चीजें जोड़ रहे हैं, वो जितने भी उससे लिंक्स हैं, वो सब जो मैं देख रहा हूँ वो सब ई सिस्टम पे चालू होगी। यदि जहाँ आपका इंटरनेट हो तो इंटरनेट से कोचिंग क्लासेस होगा, पास बनाने के बाद तो ई पास बनना है, मार्केटिंग हो तो ई मार्केट हो गया, जो भी प्रेजेंस होगी तो वो किसी न किसी एप्स के जरिए होगी। इसमें कलेक्टर साहब और प्रकाश डालना चाहेंगे। क्योंकि जहाँ तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात है, ऑलरेडी ये सभी का कंसर्न है, क्योंकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत लंबे टाइम तक बंद नहीं कर सकते, लोगों के सर्वाइवल पर इसका इफेक्ट पड़ने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार लॉकडाउन के साथ ही धीरे धीरे शॉप्स ओपन हो रही हैं, इंडस्ट्रीज को भी ओपन करने की परमिशन दे दी गई है कि 33% लोगों के साथ वो अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हरदा के लिए एक बड़ा एडवांटेज था, चूंकि ये कृषि प्रधान जिला है। कैन यू इमेजिन कि इस बार लॉकडाउन के टाइम पर 77,000 से ज्यादा हेक्टेयर में मूंग की खेती हुई है। उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है। किसान जो घर पे बैठा था वो अपने खेतों में जाकर के उसने खुद भी काम किया और लोगों को रोजगार भी दिया और इनकम की सोच पैदा की। हरदा जिला बनने के बाद से कभी इतनी मूंग नहीं बोई गई थी जितनी इस बार लॉकडाउन के समय में बोई गई है। तो विकल्प हर चीज के उपलब्ध रहते हैं, लोग विकल्प के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट भी करते हैं। जैसा कि एसपी साहब बता रहे थे, ऑब्वियसली ई लर्निंग एंड ई सिस्टम पे हमारा या कंट्री का या वर्ल्ड की बात करें, ई सिस्टम की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होगा, क्योंकि सोशल गैदरिंग या जहाँ वही जगह भीड़ करने पर एटलीस्ट अभी कुछ लंबे टाइम तक थोड़ा समस्या रहेगी। लोगों के माइंडसेट में है कोरोना, इतनी जल्दी उसको निकालना भी मुश्किल है और निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक साथ गैदरिंग करेंगे तो मे भी प्रॉब्लम अगर खत्म होने के बाद फिर से डाइवर्ट भी हो सकती है, कन्वर्ट भी हो सकती है। तो कोशिश तो यही करना है कि जितना ज्यादा हम डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं हम उसे करें। मैं एक अलग विषय पे आ रहा हूँ। जैसे एक हर सेक्टर होता है, उसकी अपनी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के समाधान भी पता होते हैं। कि एक जैसे मान लो एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर में समस्याएं क्या हैं वो भी मुझे मालूम है, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी उन एक अच्छा एक ब्लूप्रिंट दे सकते हैं कि इस सेक्टर की समस्याओं से इस तरीके से सुलझाया जा सकता है इन समस्याओं को। तो ऐसे और भी सेक्टर्स होंगे जिनके समाधान कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन सेक्टर्स के पास मौजूद हों। एक सर कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है उसको आप लोगों ने, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट टाइप का एक प्रपोजल बना के आप लोगों को दिया था और उसको आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो सफल हुआ नहीं हुआ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो क्या इस तरह की यदि कोई ब्लूप्रिंट बना के देता है अपने सेक्टर की समस्याओं के समाधान का, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो आप लोगों के माध्यम से अपने जिले में या प्रदेश स्तर पर लागू कराया जा सके?
बिल्कुल, अगर कोई भी ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करता है जो जेन्युइन है और सभी के हित में और सभी के भले के लिए है, जो हमारे नॉर्म्स हैं कोरोना को लेकर के, अगर उनको फॉलो करते हुए हम कर सकते हैं तो बिल्कुल उसके लिए मोस्ट वेलकम है। वो अपने विचार हमसे साझा करें, हमें जेन्युइन लगेगा जो हमारे स्तर पर होगा हम उस पर डिसीजन लेंगे, और जो हमारे स्तर पर नहीं होगा उसको हम शासन स्तर पर भेजेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। मैं राजीव जी इसमें कुछ कहना चाहूंगा। क्या है, ये चीज अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर्वांगीण विकास तो बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति का, यदि कोई व्यक्ति अपना अच्छा विकास चाहता है, अपने एटमॉस्फेयर अच्छा चाहता है, एनवायरमेंट अच्छा चाहता है, तो सर्वांगीण विकास जरूरी है। लेकिन हम सर्वांगीण विकास के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि हम दूसरे का हित प्रभावित ना हो। मैं भविष्य में इस तरह का संकेत देता है कि हम विकास करें, लेकिन अब विकास उस दिशा में करें कि दूसरे का हित प्रभावित ना हो। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा भावुक मोड़ भी देना चाहता हूँ। मैंने किताब में, एक छोटी सी किताब में पढ़ा था, तो एक छोटा सा बालक था, उसमें वो अपनी नानी को जब देखता था कि उसकी नानी रोटी बनाती है और उसके हाथ से रोटी बनाती है, तो उसकी चिमटा उसके पास नहीं है, तो रोटी को पलटते समय अपने हाथ से पलटती है, तो उसमें उसका हाथ गिर जाता है। तो तब वो जो उस व्यक्ति, छोटा सा बच्चा, जब हाट बाजार में, उस समय हाट बाजार बहुत लगा करते थे, अब तो बहुत रास्ता बहुत आगे चले आए हम। लेकिन जब वो हाट का लगता था, तो उस हाट में जब वो सब लोग कुछ ना कुछ खाते थे और अपना एंजॉय करते थे, उसको अपनी नानी का दर्द याद आता था, तो वो चिमटा खरीदता था। तो मेरा कहना था, उससे एक चीज जरूर याद आती है कि द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमें इस दौर में, जब हम विकास के दौर में जा रहे हैं, तो हमें जो चीज की वास्तव में आवश्यकता है उसका उपयोग करना। मेरे कहने मतलब है, जिस तरह से हम विकास के दौर में गए, तो एक किसी के पास कार है, तो पता चला कि वो कार जो उसके फादर के पास भी है, बेटे के पास भी है और बेटी के पास भी है, मतलब घर में इतना सारा हुई है, तो इससे ट्रैफिक भी बाधित होता है, पॉल्यूशन भी होता है। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आवश्यक है और काम चला जा सकता है, उसमें रहना हम सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो वेबिनार्स हुए थे, तो उसमें एक जो बिजनेसमैन वाला जो सेक्शन था, उसमें से चर्चा हुई थी कि ये इसी बात पे चर्चा हुई थी कि यदि हम लोग स्वयं हमारे सेक्टर की समस्याओं का समाधान भी जानते हैं, समस्याएं भी जानते हैं, समाधान भी जानते हैं, तो यदि लेकिन बात वही आई थी कि भैया हमारी सुनता कौन है। और लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग, यदि कोई अच्छा प्रपोजल आता है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। सर, यदि एक पहल की जाए इस पे, हमारी LBS फैमिली की तरफ से हमारा एक सुझाव है कि यदि सर इस संबंध में आप लोग एक पहल करते हैं कि जो समस्याएं हैं उस संबंध में यदि थोड़े से कहीं प्रोसेस होना शुरू हो सकता है सर हम हरदा जिला स्तर पर कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा समाधान निकाल सके। ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको खुलने पर रोक नहीं है। बस जितना आपका स्टाफ है, टोटल स्टाफ को ना बुलाने या 33% के रोटेशन में बुलाओगे, जिससे कि बहुत ज्यादा मास एक साथ इकट्ठा ना हो। और जो नॉर्म्स है कोरोना के कि आप डिस्टेंसिंग को मेंटेन करोगे, आप मास्क लगाओगे और स्पेशली इन सीटों पे जाएंगे। इन सीटों का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अगर आपके यहाँ पर ही रह के काम कर सकता है, तो जब तक हम इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते तब तक हमें उस पर फोकस करना है कि आपका जो भी वर्कर्स है, अगर आप उसको काम करना चाहते हो तो आप उसको अपने सेंटर पे ही रखो और वहां से आप उससे काम, जिससे कि लोगों का इंटरेक्शन कम से कम हो एंड वायरस का जो संक्रमण जो बहुत तेजी से फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन, उसको हम रोक सकें। तो ऐसे ही जो भी गलतफहमी है कि इंडस्ट्रीज को रोका गया है या छोटे छोटे जो लघु उद्योग धंधे हैं उनको रोका गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को छूट दे दी गई है, लेकिन उनको इन नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। सर, एक इमोशनल सा एक प्रश्न एक बच्ची ने किया था, तो वो मैं बिल्कुल एज इट इज आप लोगों के सामने, एक 8 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची, मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी बिटिया है, तो उसने प्रश्न किया था कि सर ये हम क्या स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बड़ा मतलब इमोशनल प्रश्न था, मैं भी अपने स्तर पे उसका जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा बेटा देखो, संभावनाएं जो जिस तरीके की हैं अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो सर उस बच्ची के लिए सर आपका क्या जवाब है? बच्ची के लिए मेरा जवाब यही है कि बिल्कुल आगे चलके फिर से स्कूल एंड कॉलेजेस शुरू होंगे, लेकिन एक रूम में जैसे पहले बहुत सारे लोग बैठते थे, एक बेंच पर 3-3 4-4 लोग बैठते थे, वैसी सिचुएशन नहीं आएगी अगले लंबे टाइम तक। हमें वहां पर भी डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, गैप बना के, जो माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। और 2 गज की दूरी का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अगर आपके यहाँ पर ही रह के काम कर सकता है, तो जब तक हम इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते तब तक हमें उस पर फोकस करना है कि आपका जो भी वर्कर्स है, अगर आप यहाँ पर ही रह के काम कर सकता है, तो आप उसको अपने सेंटर पे ही रखो और वहां से आप उससे काम, जिससे कि लोगों का इंटरेक्शन कम से कम हो एंड वायरस का जो संक्रमण जो बहुत तेजी से फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन, उसको हम रोक सकें। तो ऐसे ही जो भी गलतफहमी है कि
वायरस का इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब किसी पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हो, उसे क्लोज कांटेक्ट में आते हो। अदरवाइज अगर आपसे 1 मीटर की दूरी पर पॉजिटिव व्यक्ति बैठा हुआ है और आपके मास्क लगा के बैठे हुए हैं तो वो वायरस आपको इन्फेक्टेड नहीं करेगा। इसीलिए अब इन नॉर्म को फॉलो करते हुए आगे चल के स्कूल में कॉलेज भी स्टार्ट होंगे। इसमें अभी भी ये भी हो सकता है कि शिफ्ट बन जाए, क्योंकि अभी एक ही सेक्शन में 30-40 बच्चे होते हैं, रूम छोटे होते हैं, तो हो सकता है उसमें सेक्शन बन जाए, शिफ्ट बन जाए। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा, स्कूल में रन हो, सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन। बिल्कुल 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 सर। और निश्चित रूप से सर ऐसा मैं भी ऐसा मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए कि यदि एजुकेशन सेक्टर और सब सेक्टर्स अपना कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का एक ब्लूप्रिंट तैयार करें और एटलीस्ट एक कागज बना के आप लोगों तक यदि पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको हेल्प करेगा और हमारे जिले की अर्थव्यवस्था में हेल्प करेगा। सर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो डिस्कशन हुआ था तो उसमें ये बात निकल के आई थी कि हरदा की लगभग 80% जो इकोनॉमी है, चाहे वो दुकान हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या और कोई व्यापार हो, प्रोफेशनल्स का, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वकील हो, इन सब का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है हमारे जिले के किसान। और कोरोना का सबसे कम इफेक्ट जो हुआ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पे इस 80% इकोनॉमी को कवर करता है, तो निश्चित रूप से यदि हमारा प्रदेश को कोरोना ज्यादा प्रभावित करेगा तो हमारा हरदा जिला आर्थिक रूप से कम प्रभावित होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, क्योंकि इस बार बम्पर फसल हुई है और व्यवस्थाएं भी आप सब लोगों के माध्यम से बहुत अच्छी हैं, सब सारी चीजें उनका जो सेल है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि हरदा जिले पर जो कोरोना का जो नेगेटिव आर्थिक प्रभाव पड़ना है वो कंपैरेटिवली कम पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मतलब एक राहत की बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि हरदा एक कृषि प्रधान जिला है। ऑलरेडी गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, चने की भी अच्छी पैदावार हुई है। जैसा मैं पहले ही बोल रहा था कि हरदा जिला बनने के बाद कभी इतनी ज्यादा मूंग का उत्पादन या उसका पैदावार नहीं हुई है, या उतना बोया नहीं गया जितना इस साल बोया गया है। तो निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि कृषि के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। क्योंकि कृषि में बड़े एरिया में थोड़े से लोग काम करते हैं, वहाँ पर सारे जो नॉर्म्स है वो भी फॉलो होते हैं, लोग उनका ध्यान भी रखते हैं, और बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसके संपर्क में भी नहीं आता। इसलिए निश्चित तौर पर कृषि प्रधान जिला होने के कारण आर्थिक स्थिति में हरदा पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना अन्य जिलों में पड़ेगा। राजीव जी इसमें ये जोड़ना चाहूंगा मैं बात, जो मेडिकल एक्सपर्टीज में जो संकेत दिए हैं वो ये भी दिया है कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जो इम्यून सिस्टम है कहीं ना कहीं विलेजर्स यानी जो ग्रामीण है उसका ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसका जो मेहनत कश होता है, वो दिन भर खेती करता है, पानी देता है, फसल उगाता है, ये सब कुछ उसका इम्यून सिस्टम ही है। तो मेरा ये मानना है सभी से जनता से अपील करूंगा, जो मेडिकल एक्सपर्टीज जो समय समय पर हमें सलाह देते हैं उसका जो आम जनता या जो भी सेक्टर है वो उसका जरूर पालन करें। बिल्कुल सर एक बात और निकल के आई थी जो वेबिनार्स हुए थे कि सबसे ज्यादा यदि कोई इफेक्ट कोरोना का, जो कोरोना लॉकडाउन का जो पड़ने वाला है, या कोरोना लॉकडाउन ना कहें हम, जो कोरोना वायरस का जो पड़ने वाला है वो है होटलिंग सेक्टर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। होटल्स और पब्लिक सेक्टर, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस एंड ये जो ऑटो और ये सब इस तरह का जो व्हीकल्स हैं, इन पर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ने वाला है। सर इस संबंध में आपकी क्या राय है और भविष्य में क्या लगता है जो बसेस संचालित होंगी, किस तरीके से संचालित होंगी, क्या पिक्चर बन सकता है? निश्चित रूप से आप बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहे हैं। हर वो सेक्टर जहाँ पर सोशल गैदरिंग ज्यादा होती है, जैसे अगर हम बसेस में देखते थे तो एक सीट पे 3 की चेयर होती है, लोग बहुत पास बैठते हैं। ट्रेन का वही हाल होता था, जनरल बोगी से बहुत ज्यादा लोग होते थे। तो इन सभी सेक्टर्स में जहाँ पर सोशल गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है वो सभी इफेक्टेड होंगे। जब तक हम इस वायरस से निकल नहीं पाते तब तक इनसे प्रभाव पड़ेगा। अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में ये ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। जब भी इनका ऑपरेट होना स्टार्ट होगा पूरी कैपेसिटी के साथ में नहीं होंगे, लिमिटेड ट्रेवलर्स के साथ में ही इनको ऑपरेट कर पाएंगे, तो इन पे इफेक्ट तो पड़ेगा। ये इसमें ये कहना चाहूंगा राजीव जी, जैसे 52 सीटर बस है या 52 सीटर बस है तो उसको क्या है, उसकी कैपेसिटी 52 की है, तो वहाँ 26 बैठेंगे, 30 हो जाएंगे, तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होगा, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन होगा।
चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, चाहे ट्रेन में भी 3 बर्थ होती है और 3 ये एक बर्थ खाली छोड़ के लोअर बर्थ और अपर बर्थ में इस तरह से वो ये अपनी कल्चर में डालेंगे। और ये तो ये आगे वाला जितना भी मैं देखता हूँ इसमें थोड़ा सा प्रभाव जो पड़ेगा वो टूरिस्ट पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग घूमने जाते हैं, जो अपने गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, तो वो अब मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा, जब तक ये वैक्सीन ढंग से नहीं आता है या जब तक हम इसका बहुत अच्छे से अब कस्टमाइज भी हो जाते हैं इसका पालन कराने में, तब तक इस पर टूरिज्म पे प्रभाव पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक बस अंतिम क्वेश्चन मेरा रहेगा, जैसे सर आपकी वॉइस अगेन डिस्कनेक्ट हो गई। 2 महीने 45 दिन 2 महीने के मेरी वॉइस अब आ रही है सर? अब आ रही है। जी सर। सर मेरा प्रश्न है, जैसे लगभग सर 2 महीने का लॉकडाउन रहा है, इस दौरान कई प्रतिष्ठान जो कमर्शियल प्रतिष्ठान है वो बंद रहे। तो एक जो इलेक्ट्रिक बिल की जो बात है, इलेक्ट्रिक बिल लगभग हर संस्थान का, कई कई तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद थी और 1-1 1.5 लाख रुपए का उनका मिनिमम बिल आया है। कई जो छोटी संस्थान थी 20,000 25,000 ये इस तरह से बिल आए हैं। तो क्या सर इस संबंध में कोई योजना बन रही है कि उन लोगों के बिल एक्चुअल रीडिंग के हिसाब से होना चाहिए बजाय जनरल करने के? एक तो सर ये प्रश्न था, तीनों रिलेवेंट है इसलिए सर उस पर आपकी एक जनरल ओपिनियन चाहूंगा। दूसरा, जो बसों का इंश्योरेंस होता है, तो बसों का इंश्योरेंस क्या ये 2 महीने का उनको एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए? तीसरा सर, जो आरटीओ चार्जेस, जो आरटीओ जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन लोगों का टैक्स जो जमा होता है, क्या उसको किसी प्रकार की छूट देने की किसी जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे किसी प्रकार की कोई कार्य योजना बन रही है क्या? इस संबंध में सर मेरा प्रश्न। क्योंकि सभी आपके जो क्वेश्चन है वो राज्य स्तर से और शासन से संबंधित है, तो हमारे कंट्रोल के बाहर है वो चीजें, उस पर शासन अपने स्तर पर निर्णय लेगा, तो हम इस पे अभी तो फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर सकते। जी जी जी, बड़ा लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। और मैं चाहूंगा कि सर इसमें जो यदि व्यक्तियों, हम लोगों की जो पीड़ा है, जो जिले वासियों की पीड़ा है, उसको यदि सर आप लोग ऊपर तक पहुंचा सके, बड़ी मेहरबानी होगी। आपके इस माध्यम से जितने भी लोग इससे जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ क्यों जरूरी है जो कोरोना से संबंधित नॉर्म्स हैं कि आप 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगाएं, लगातार हाथ धोते रहें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। रीजन एक मैं और भी पहले भी बोलता आया हूँ लोगों से, होता क्या है कि हमारे इंडिया में एक कल्चर है, जब घर पे कोई बीमार होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे सारे रिलेटिव्स आते हैं उसको देखने के लिए कि भाई क्या हो गया, कैसे हैं आप, क्या समस्या है। कोरोना इकलौती ऐसी बीमारी, अगर ये हो गया तो आपको सबसे अलग कर दिया जाएगा, आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा, वहां पे कोई आपसे जुड़ नहीं पाएगा। तो बाकी चीजें जो होती थी वो वहां पे दूसरों से जोड़ती थी, ये इसलिए हम अकेले रहना पड़ता है। तो ये नौबत ना आए, आप परिवार के साथ हो, आप सबके साथ समय व्यतीत करो, उसके लिए जरूरी है कि आप इसके नॉर्म्स को फॉलो करो जिससे इन्फेक्टेड ना हो। बिल्कुल सही। इसके साथ आपका कुछ संदेश हमारे शहर मेरा संदेश ये है कि कोरोना को हमें सबको मिलकर लड़ना है, और इसके बारे में जो एक भय है वो भय मुक्त कराना है हमें समाज को, और इसको चीज को समझना पड़ेगा। ये क्या है कि हमारा, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा इसमें कि जब भी कोई खांसता है या कोई व्यक्ति है, सही है, तो यही पहला सिम्टम दिखता है कि उसके अंदर से जो पार्टिकल्स है, जो फूक के जो पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं बॉडी पर, हम बॉडी पर पहुंचेंगे या कहीं डेस्क पे पहुंचेंगे, कार्डबोर्ड पे पहुंचेंगे, ग्लास पर पहुंचेंगे, जहां वो बैठा उठ रहा है। तो मैं तो समय समय पर उसको सैनिटाइज करते हैं कि और किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क में ना आए। मतलब ये बहुत जरूरी है, अनजान व्यक्ति से संपर्क में आए, जब तक हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते उससे दूर ही रहने का प्रयास करें और संपर्क में ना आए, दूर से बात करें, 2 गज दूरी से, और समय समय पर अपने घर को भी सैनिटाइज करें। और इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम जो है एक सैनिटाइजर ही से ही सैनिटाइज करें, जो जैसे घड़ी करती है गाँव में सब महिलाएं माताएं करती हैं, तो वैसे ही हम अपने घर को साफ सुथरा रखें और घर साफ सुथरा रहेगा, और अपने कपड़ों को समय समय पर स्वच्छ पहनते रहें, कपड़ों को,
और जितने भी हमारे आर्टिकल्स है जो हमारे घर में यूज करने वाले हैं, तो हम उसको साफ करते हैं। जिस व्हीकल से हम जा रहे हैं उसको सैनिटाइज करें, उसको जहाँ कार्यालय में जा रहे हैं उसको सैनिटाइज करें, मतलब हम साफ सुथरा रखें, ये मैं कहना चाहूंगा। और जो नॉर्म्स दिए जा रहे हैं समय समय में, आने वाले समय में भी शासन अपील करेगा हमसे और नई नई चीजें सिखाएगा, या मेडिकल एक्सपर्टीज जो होंगे वो हमें नई नई चीजें सिखाएंगे, उनका जरूर पालन। बीच में ऐसी आपने एक बात छेड़ी थी बात के दौरान कि अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वायरस उतना इफेक्ट नहीं करता। इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा। इट्स जस्ट अ वायरस, सिंपल से लक्षण है सर्दी खांसी के, गले में हल्का सा प्रॉब्लम होता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वायरस अगर आपको इन्फेक्ट कर भी गया तो आपको पता भी नहीं चलता कि कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में नहीं आते। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए जो भी विटामिन सी ले सकते हैं, हेल्दी खाना खाएं, वॉक करें। वॉकिंग फिलहाल बाहर निकलना मना है, तो अपने घर पर ही रह करके जितना भी आपको फिजिकली फिट रखने के लिए कर सकते हैं वो सारी एक्टिविटीज करें। वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। थैंक यू सर वेरी मच। और आप उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम लोग ग्रीन जोन में होंगे। हमारे जो 3 पेशेंट 2 बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्दी ठीक होके और हम लोग वापस ग्रीन जोन में आके और हरदा को और समृद्ध और एक खुशहाल ये हम लोग बहुत जल्दी हमारे नॉर्मल जीवन में हम लोग आ पाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल साहब, अनुराग वर्मा साहब, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल। थैंक यू सो मच।